नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे हमारी टेस्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 33 और लेक्चर नंबर 33 में आज हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तीन महत्वपूर्ण टॉपिक से। ये तीन महत्वपूर्ण टॉपिक हैं अनुसूची, प्रश्नावली और आपके अवलोकन। इससे पहले हमने उपकल्पना से 30 प्रश्नों को सॉल्व किया था, क्योंकि उपकल्पना से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं, काफ़ी जटिल होते हैं। लेकिन अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची से आने वाले जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी सामान्य होते हैं। अधिकांश प्रश्न जो होते हैं वो जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली, अनुसूची और अवलोकन, इन तीन टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को जानने, समझने और कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कथन कारण वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ध्यान से। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला कथन क्या है। सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता बाहरी और आंतरिक स्थिति के मध्य एक निरंतर द्वंद्वात्मक तनाव का अनुभव करता है। भाई जो सहभागी अवलोकन होता है, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो अवलोकन करता है, जो अनुसंधान करता है, वो समूह का सदस्य बनकर काम करता है। समूह का सदस्य होने के साथ साथ उससे अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने की कोशिश भी करनी होती है, वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने की कोशिश करनी होती है, स्टडी को ऑब्जेक्टिव बनाए रखने की कोशिश करनी होती है, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। तो कहीं ना कहीं उसे द्वंद्व का सामना तो करना होता है। देखिए कारण है गोइंग नेटिव की प्रक्रिया शोधकर्ता की वस्तुनिष्ठता को पूरी तरह से समाप्त कर उसे समूह के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का हिस्सा बना देती है। अब देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। पहले बात तो आपको सहभागी अवलोकन क्या है ये क्लियर होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, आप सबके टॉपिक क्लियर होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये गोइंग नेटिव क्या होता है। तो ये गोइंग नेटिव सहभागी अवलोकन से कैसे जुड़ा हुआ है। गोइंग नेटिव का मतलब ये होता है कि जब कोई अनुसंधान करता या कोई अवलोकन करता समूह में इतनी ज्यादा गहराई से समाहित हो जाता है कि वो अपने आप को समूह का सदस्य मानने लगता है। वो कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव का शिकार हो जाता है। वो समूह के साथ कहीं ना कहीं समूह की भावनाओं से, उनकी परंपराओं से, उनकी रीति रिवाजों से इतना घुल मिल जाता है कि पक्षपात की संभावना आने लगती है और उसकी जो वस्तुनिष्ठता होती है पूर्ण तरीके से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है। और गोइंग नेटिव इसी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को बताता भी है। इसी गोइंग नेटिव के चलते हमेशा अनुसंधानकर्ता द्वंद्वात्मक स्थिति में रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं समूह की गतिविधि को प्रभावित कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गतिविधि मुझसे छूट गई हो, क्योंकि वो सहभागी भी है और उसे अनुसंधान भी करना है और सहभागी अवलोकन के चलते समूह के सदस्य के रूप में व्यवहार भी करना है। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या बनी रहती है। तो यहाँ से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि सहभागी अवलोकन में क्या क्या कमजोरियां आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, और साथ ही गोइंग नेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी आपने समझ लिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्नावली से, अनुसूची से सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, इसकी शब्दावली होती है, वो काफी कठिन हो जाती है। ये उसी प्रकार का एक प्रश्न है जो यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्नावली की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये चार कथन आपको दिए गए हैं, तीन कथन आपको दिए गए, माफ कीजिएगा। पहला कथन, प्रश्नावली स्वप्रशासित होने के कारण सूचनादाता की गोपनीयता को उच्चतम स्तर पर सुनिश्चित करती है। प्रतिसाद दर, प्रतिसाद मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट। प्रतिसाद दर बढ़ाने के लिए अनुवर्ती पत्र का प्रयोग अनिवार्य होता है, रिमाइंडर। और बंद प्रश्नावली में श्रेणियों का पारस्परिक अपवर्जन अनिवार्य होता है। तो प्रश्नावली से जुड़े हुए तीन स्टेटमेंट हैं, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। आपको सत्य स्टेटमेंट की पहचान करनी है। ऐसा नहीं कि प्रश्न कठिन है, समस्या यह है हिंदी में, खासकर हिंदी के छात्रों को
और दूसरा इसकी जो शब्दावली है वो इसे कठिन बना रही है। प्रश्न तो बड़ा समान है, शब्दावली के चलते ये प्रश्न क्या हो रहा है, कठिन दिख रहा है, कठिन महसूस हो रहा है। लेकिन ध्यान से इसको डिकोड कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि भाई जो स्वप्रशासित होने के चलते, क्योंकि प्रश्नावली में उत्तरदाता मौजूद नहीं, सॉरी अनुसंधानकर्ता मौजूद नहीं होता, ऐसे में प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से अपनी गोपनीयता को बनाए रखते हुए अपना विचार प्रकट करने में स्वतंत्र होता है, उसकी गोपनीयता, उसकी प्राइवेसी बनी रहती है। यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, आपने कई बार पढ़ा है कि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता क्या करता है, उसने डाक से प्रश्नावली को भेज दिया, अब प्रश्नावली वापस लौट के भी आनी है, तो कभी कभी उत्तरदाता प्रश्नावली भेजना भूल जाते हैं या रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए आपको रिमाइंडर भेजना पड़ता है, ये बात भी सही है। तीसरा, बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली मतलब क्या होती है, जिसमें उत्तरदाता अपने उत्तर देने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, उसे दिए गए विकल्पों में से ही चुनना होता है। तो बंद प्रश्नावली में श्रेणियों का पारस्परिक अपवर्जन अनिवार्य होता है। ये पारस्परिक अपवर्जन मतलब क्या होता है, यानी विकल्प होने चाहिए, 4 सीमित विकल्प हैं, तो ऐसा ना होना, विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पारस्परिक अपवर्जन होना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो विरोधाभास पैदा कर दे, व्यक्ति समझ ही नहीं पाए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन में से ही आपको विरोधाभास पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बंद प्रश्नावली में आपको मालूम है कि सामने वाले के पास 4 विकल्प में से ही एक विकल्प चुनना है। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि विकल्पों के चुनाव में देखिए व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा 2 विकल्प उसको सही लगे या एक दूसरे के विरोधाभासी लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यानी तीनों ही लक्षण दिखाई देते हैं हमें प्रश्नावली के संदर्भ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अनुसूची और प्रश्नावली के मध्य शुद्ध पद्धति शास्त्रीय अंतर क्या है। कई बार आपने लिखा भी होगा मेंस के एग्जाम में, ठीक है, मुख्य परीक्षा में, आपके बीए के पेपर में और आपने एमए के एग्जाम में, अनुसूची और प्रश्नावली पर हमेशा तुलनात्मक अध्ययन लिखने को आता है। अगर आपका जीडीसी जीआईसी का पेपर है मेंस का, ठीक है, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है ऐसे अंतर लिखने को आ सकते हैं 125 शब्दों में। तो अनुसूची और प्रश्नावली के बीच का मुख्य अंतर क्या है, अनुसूची केवल शिक्षितों के लिए है, प्रश्नावली सभी के लिए है, ये गलत, याद रखिएगा। प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों के लिए है और अनुसूची सबके लिए इस्तेमाल हो सकती है। अनुसूची में सूचनादाता का नियंत्रण होता है, प्रश्नावली में शोधकर्ता का, ऐसा नहीं है, ठीक है। अनुसूची में सूचनादाता का नहीं, अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होता है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ कर लिखता है। प्रश्न लिखने की जो आपकी क्षमता होती है वो अनुसंधानकर्ता के पास होती है, अनुमति जो होती है। लेकिन प्रश्नावली में शोधकर्ता का कोई दखल नहीं होता, सब कुछ सूचनादाता पर निर्भर करता है। अनुसूची में प्रविष्टि की स्थिति शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि प्रश्नावली में नहीं, ये सही बात है। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को पूछकर लिखता है, इसलिए सारा कंट्रोल इसका होता है उसको फॉर्म भरने में, अनुसूची को भरने में। प्रश्नावली में ऐसा नहीं है, प्रश्नावली में सूचनादाता स्वयं भरता है, इसलिए कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अनुसूची मात्रात्मक उपकरण है, जबकि प्रश्नावली गुणात्मक, ये दोनों गलत है अपने आप में। क्लियर? तो मूल अंतर समझ में आ गया, अनुसूची और प्रश्नावली के बीच का मूल अंतर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 4, जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है। कौन सी अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, सहभागी अवलोकन, प्रच्छन्न अवलोकन, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, वर्स्टहैन पद्धति। वर्स्टहैन पद्धति तो हम कई बार कर चुके हैं सॉल्व, आपने पढ़ा ही होगा। सबसे पहले तो वर्स्टहैन पद्धति पे ही आ जाइए। वर्स्टहैन पद्धति, वर्स्टहैन एक जर्मन भाषा का शब्द है और इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था मैक्स वेबर ने। यहाँ पे आपको पहले ही मालूम पड़ गया कि डी का तो 3 है। कभी कभी ऐसा ही होता है, कभी कभी अगर आपको जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न आए तो ज़्यादा समय खर्च मत कीजिए, पहले देखिए कि कौन सा ऐसा आंसर है जो जल्दी से आंसर मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि डी का 3 है, डी का 3 इसमें केवल एक ही जगह पर है, यानी लगाइए सीधा आंसर ए। ये तो हो गया कम समय में जल्दी आंसर ढूंढने का तरीका, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सहभागी अवलोकन की बात आती है तो 1922 में किताब आई सोशल डिस्कवर, जिसमें सहभागी अवलोकन पर सबसे पहली व्याख्या प्रस्तुत करी थी किसने, लिंडमैन ने। यानी ए का क्या हो गया, 2। प्रच्छन्न अवलोकन की बात आती है तो नाम आता है एल्विन गॉफमैन का, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है बी का 4। सी का 1, सी का 1 क्या है, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, सोशल माइक्रोलॉजी,
ठीक है। तो सामाजिक सूक्ष्मदर्शी जो है, कभी एक बार बहुत जटिल क्वेश्चन पूछा गया था, इसका इस्तेमाल किया है किसने? लीपले ने किया था। लीपले, फ्रेडरिक लीपले कहाँ के हैं? फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। तो फ्रेडरिक लीपले ने इसका इस्तेमाल किया था, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। तो प्रश्न ये पूछा गया था, फ्रेडरिक लीपले ने कौन से क्षेत्र के अध्ययन में या किस विषय के अध्ययन में सामाजिक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया था? तो फ्रेडरिक लीपले ने, ठीक है, फ्रांस में, याद रखिएगा, जो इटालियन परिवार थे उनके जो बजट बनाने की तरीका था, खर्चा करने की प्रवृत्ति थी, इसका अध्ययन करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया था। सही आंसर क्या है? 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। हार्थोन प्रयोग। हार्थोन टेलीफोन कंपनी थी शिकागो की, वहां पर 1931-1932 में ये प्रयोग हुए थे और ये एल्टन मियो ने किए थे। अगर आपने कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा तो एक थ्योरी होती है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत, एल्टन मियो ने प्रतिपादित की थी, जिसने पूरी दुनिया भर में आपके जो टेलरवाद था, ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, उसको कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया इसी प्रयोग के चलते। तो अगर आपने कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, लोक प्रशासन, तो वहां डिटेल पढ़ते हैं। तो अवलोकन में हार्थोन प्रभाव शोध की किस वैधता को प्रत्यक्ष प्रभावित करता है? अब ध्यान समझिएगा, हार्थोन प्रयोग से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हार्थोन प्रयोग के दौरान अवलोकन किया जा रहा था हार्थोन कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों का, तो किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो अध्ययन था प्रभावित हो रहा था, अध्ययन की वैधता प्रभावित हो रही थी। तो कौन सी अध्ययन या कौन सी वैधता प्रभावित हो रही थी? आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता, विषयगत वैधता या पूर्व कथनात्मक वैधता? अब देखिए, प्रश्न काफी कठिन लगेगा, लेकिन पहले जब तक आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसका तुक्का भी नहीं मार सकते। तुक्का तो मारना भी नहीं है, माइनस मार्किंग है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। ध्यान से समझिए, जब भी अवलोकन की बात आती है तो सुपरविजन की बात, आपके पार्टिसिपेशन की बात आ रही है, सुपरविजन की बात आ रही है, ऑब्जर्वेशन की बात आ रही है। हार्थोन प्रयोग जो शिकागो में हुए, अमेरिका के शिकागो में, उसमें ये देखा गया कि जब जो अवलोकन करता थे, अनुसंधान करता थे, जब वो श्रमिकों की स्टडी कर रहे थे, तो श्रमिकों को ये मालूम हो गया कि हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। तो उन्होंने अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आए, उन्होंने अच्छा दिखने की कोशिश करी, अच्छा श्रमिक बताने की कोशिश करी अपने आप को, जिसके चलते कहीं ना कहीं अनुसंधान प्रभावित हुआ और इसे ही कहा जाता है आंतरिक वैधता। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठा प्रभावित नहीं हुई, अध्ययन का पूरा विस्तार ही, विषय ही प्रभावित हो गया। जब आपको कोई ऑब्जर्व करे, आपकी कोई, आप जाके किसी श्रमिक संगठन में या कहीं पे भी जाके आप अध्ययन करते हैं, मान लीजिए आप 5वीं क्लास के बच्चे की स्टडी कर रहे हैं, 5वीं क्लास के बच्चों पर, और वहां जाके उनको मालूम पड़ जाए कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हमारे ऊपर स्टडी हो रही है, तो वो अपना स्वाभाविक व्यवहार, जो स्वाभाविक बिहेव, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, तो स्वाभाविक स्वभाव होता है, प्रैक्टिकल स्वभाव होता है, नेचुरल जो बिहेवियर होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा उनका। और यही हुआ हार्थोन प्रयोग के दौरान। इस प्रकार के अवलोकन ने आंतरिक वैधता को चुनौती दे दी। एक प्रश्नावली में प्रच्छन्न प्रश्नों, फिल्टर क्वेश्चंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ये फिल्टर क्वेश्चन क्या होते हैं? प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची है, अनुसूची भी प्रश्नों की सूची है, तो ये फिल्टर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? उत्तरदाता को भ्रमित करना, ये इसका पर्पस है। उत्तरदाता को उनकी आंतरिक प्रासंगिकता के आधार पर विशिष्ट उपखंडों तक निर्देशित करना, शोधकर्ता के पूर्वाग्रहों को छुपाना, या सांख्यिकी विश्लेषण को सरल बनाना। ये फिल्टर क्वेश्चन क्यों डाले गए हैं? आपने कई बार देखा होगा, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है क्या आप विवाहित हैं? विवाहित हैं तो विवाह की आयु क्या थी, आपके कितने बच्चे हैं? यानी एक क्वेश्चन के अगर आप चुनेंगे तो उसके अंदर कई सारे क्वेश्चन आपको जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कह दिया नहीं, हम नॉन मैरिड हैं, सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो बाकी चारों ऑप्शन अपने आप बंद हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं फिल्टरेशन। तो ये फिल्टरेशन का पर्पस क्या होता है? उत्तरदाता की जो प्रासंगिकता के आधार पर खंडों को निर्देशित करना। यानी जब किसी विषय में गहराई जानना चाहते हैं तो आप फिल्टरेशन इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपने एक प्रश्न का जवाब दिया है हाँ, तो फिर उससे जुड़े हुए 3 प्रश्न और देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने चुना ना, तो सीधी सी बात है, फिर आपको प्रश्न हट जाते हैं। फिल्टरेशन इसलिए काम आता है कि गहराई समझना जरूरी हो जाता है। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण पर्पस होता है फिल्टरेशन क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 7, देखिए अनुसूची में प्रोबिंग का क्या अर्थ है। कभी कभी शब्दावली से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए एक और शब्द आ गया प्रोबिंग, इससे पहले हमने एक देखा था गोइंग नेटिव। तो गोइंग नेटिव क्या होता है, प्रोबिंग क्या होता है, इस प्रकार के शब्दावली को लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आज भी लोग सामाजिक अनुसंधान वाले टॉपिक को पढ़ते समय केवल अभी भी पुरानी किताबें पुराण खंडी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा आपको। तो प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, उत्तरदाता का साक्षात्कार समाप्त करना, अस्पष्ट अधूरे उत्तरों को स्पष्ट करने हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछना, उत्तरदाता की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करना, उत्तरों को सांख्यिकी कोड में बदलना। अब देखिए प्रोबिंग को थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी से प्रश्न पूछा, लेकिन उसने आनाकानी करते हुए, प्रश्न को टालते हुए या आधा अधूरा उत्तर दिया, तो आप कोई ना कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप अपने आंसर को पुष्टि कर सकें, आप व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये पता कर सकें, क्योंकि उसने आपको सही उत्तर नहीं दिया है, आधा अधूरा उत्तर दिया है। तो जब भी उत्तर में अस्पष्टता हो, आधा अधूरापन हो, तो उसकी पुष्टि के लिए क्या करते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं। इसी को ही कहा जाता है प्रोबिंग। क्लियर। सहभागी अवलोकन को सूक्ष्म समाजशास्त्र का सर्वोत्तम उपकरण क्यों माना जाता है। जब भी हम माइक्रो सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हमेशा सहभागी अवलोकन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। चाहे आप देखिए मेलिनोवस्की की बात हम करें, जिन्होंने ट्रोबियांडा द्वीप समूह पर अध्ययन किया, ठीक है। हम कई सारे अध्ययन हुए हैं सहभागी अवलोकन में, इससे इतना महत्व क्यों दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये बड़े नमूने का अध्ययन करता है, क्योंकि ये क्रिया के पीछे निहित व्यक्तिपरक अर्थों के प्रकटीकरण में सक्षम होता है, क्योंकि ये सांख्यिकी रूप से शुद्ध परिणाम देता है, क्योंकि इसमें समय और धन की बचत होती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है सहभागी अवलोकन का सबसे महत्वपूर्ण मूल उद्देश्य होता है व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करना। किसी घटना को ऑब्जर्व नहीं किया था, उस घटना के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश भी की जाती है। यह फायदा होता है सहभागी अवलोकन का, क्योंकि सहभागी अवलोकन कहीं ना कहीं किसी भी घटना या किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति के पीछे के कारणों को भी समझाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली निर्माण में दोधारी प्रश्नों का प्रयोग वर्जित है, क्यों। अब देखिए डबल बैरल क्वेश्चन, आपने बैरल सुना होगा, ठीक है। तो डबल बैरल क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे बंदूक होती, दो नाली बंदूक होती हैं, ऐसे डबल बैरल क्वेश्चन का प्रयोग वर्जित क्यों होता है। प्रश्नावली में आपके दोहरी जो डबल बैरल क्वेश्चन क्यों इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ये बहुत लंबे होते हैं, जब वे एक ही प्रश्न में दो अलग उत्तेजनाएं प्रस्तुत करते हैं जिससे उत्तर अस्पष्ट हो जाता है, वह केवल नकारात्मक उत्तरों को प्रोत्साहित करते हैं, वे उत्तरदाता की बुद्धि का परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो डबल बैरिंग क्वेश्चन में आपसे ये प्रश्न ये पूछा, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ये बड़ा सामान्य सा उदाहरण है डबल बैरिंग क्वेश्चन का जानने का, सबसे आसान उदाहरण होता है जो कई बार आपने किताबों में पढ़ा भी होगा। जैसे अभी हाल फिलहाल कोई मान लीजिए कोई मीडिया कर्मी है और किसी व्यक्ति से पूछे कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब देखिए एक प्रश्न में एक आपने डबल बैरल क्वेश्चन पूछ लिया, अब कहीं ना कहीं वो समस्या पैदा हो रही है, यानी आपको दो में से सामने वाले को एक दुविधा आ गई, या तो वो ये माने कि बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर हाँ में उत्तर देता है, अगर वो सरकार का समर्थक है तो फिर सरकार का कारण कैसे मान ले, क्योंकि आपने डबल बैरल ताक दिया उसके ऊपर, आपने दोहरी मार दी। आपने पूछा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब वो तो ये, या तो वो ये कहे कि नहीं बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये कहता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो फिर इसको ये भी मानना पड़ेगा सरकार ही जिम्मेदार है। अब उसे दो क्वेश्चनों के जवाब देने हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है। इसे कहते हैं डबल बैरल क्वेश्चन। और प्रश्नावली में इस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं रखा जाता, क्योंकि व्यक्ति एक प्रश्न का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे प्रश्न के सामने उसके लिए दुविधा पैदा हो जाती है, इसलिए। यानी सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुसूची प्रविधि गुणात्मक मात्रात्मक दोनों प्रकार के शोधों का एक संकर रूप है, यानी हाइब्रिड फॉर्म है। ध्यान समझिएगा, अनुसूची गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के शोधों का मिला जुला रूप है, हाइब्रिड रूप है। कारण इसमें प्रश्नावली की संरचनात्मक औपचारिकता और साक्षात्कार की लोचशीलता का समावेश होता है। ये तो सही बात है,
क्योंकि ये प्रश्नों की सूची है तो प्रश्नावली का गुण भी है और इसमें उत्तरदाता से क्वेश्चन पूछ के भरे जाते हैं, यानी साक्षात्कार का गुण भी मौजूद है। तो ये तो सही बात है कि भाई प्रश्नावली और साक्षात्कार दोनों की विशेषताएं होती है अनुसूची में, इसलिए अनुसूची को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के हम हाइब्रिड मॉडल कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति नियंत्रित अवलोकन की विशेषता नहीं है? पूछा गया है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। नियंत्रित अवलोकन क्या होता है? कई बार आपने सुना है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अनुसंधानकर्ता को वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ तकनीकों को पालन करना होता है। इसी को कहते हैं कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। जैसे अवलोकन की इकाइयों का पहले से निर्धारण कर लेना, ऐसा ना हो ताकि पक्षपात ना आ जाए, पहले डिसाइड कर लिया कौन से क्षेत्र में किस व्यक्ति का या किस समूह का अध्ययन करना है, ताकि पक्षपात की संभावना खत्म हो जाए। दूसरा, कैमरा रिकॉर्डर का उपयोग करना ताकि कोई डेटा छूट ना जाए, कहीं से भी पक्षपात ना आ जाए, हर चीज घटना छूट नहीं जाए, उसको पहले से रिकॉर्ड कर लिया जाए। अगर कुछ चीजें नहीं लिख पाए तो कम से कम टेप रिकॉर्डर में आवाज रिकॉर्ड हो जाए। समूह के साथ शोधकर्ता का पूर्णतः भावनात्मक एकीकरण ये नहीं होता है। अगर आप कंट्रोल ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो ये कोई शर्त ही नहीं है कि आपको शोधकर्ता को भावनात्मक रूप से एकता स्थापित करनी होगी, ये तो लॉजिक ही नहीं है इस बात का। अवलोकन पत्रक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल तैयार कर लेना कि स्टडी कब करेंगे, किन किन घटनाओं का अध्ययन करेंगे, सब कुछ पहले से आपने शेड्यूल बना लिया, पहले से आपने तैयारी कर ली। तो ये बाकी तीन कारक तो हैं आपके कंट्रोल ऑब्जर्वेशन की, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रश्नावली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्प्लिट हाफ विधि का तर्क क्या है? अब प्रश्नावली की जो ऑथेंटिसिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, उसको अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? स्प्लिट हाफ विधि का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिट हाफ विधि क्या होती है? आपने जो प्रश्नों की सूची है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपने मान लीजिए कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे और उसी से विरोधाभासी दूसरे प्रश्न भी पूछ लिए, ठीक है। इससे मालूम पड़ता है कि सामने वाले की राय क्या है, सामने वाले की सोच क्या है। क्लियर? तो अगर आप कहते हैं कि भाई आपने एक प्रश्न रखा है, क्या देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हाँ या ना, तो आप सामने वाले ने कहा हाँ, और दूसरे प्रश्नों की सूची है, मतलब दूसरा पार्ट में आपने क्वेश्चन पूछा बेरोजगारी का कारण क्या है, तो यही कारण है कि अगर उसमें लिखा है कि देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, उसमें 4 ऑप्शन में है, तो सामने वाला पहले ही बोल चुका है बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो 4 ऑप्शन में उस ऑप्शन को नहीं चुनेगा। इससे हम क्या करते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा अध्ययन जो हुआ वो साइंटिफिक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा हो, विरोधाभास पैदा हो रहा हो, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा हो। तो ऐसे में प्रश्नों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। क्लियर? इसी को कहा जाता है, ठीक है, आपके विश्वसनीयता सुनिश्चित हो जाती है कि प्रश्नावली की जो प्रश्न है वो सही है और सामने वाले का रिस्पॉन्स भी सही है। अनुसूची के माध्यम से डेटा संकलन में प्रतिगणक की भूमिका सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है? अब यहां पे एक शब्द आ गया प्रतिगणक। ये प्रतिगणक क्या होता है, ठीक है, एन्यूमरेटर क्या होता है? एक होता है संगणक, बहुत से लोग उसको कंप्यूटर समझ लेंगे अगर इंग्लिश में ना लिखा होता तो। संगणक को कहते हैं कंप्यूटर, लेकिन प्रतिगणक क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। मैंने पहले भी कहा मेरा उद्देश्य यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराना नहीं है, टॉपिक पे एक समान कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक समझ विकसित करना है, ठीक है। तो पहले समझिए प्रतिगणक क्या होता है। जब आप बड़े क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, व्यापक अध्ययन करते हैं, तो आप अकेले लोगों से नहीं मिल सकते, जैसे अनुसूची है, साक्षात्कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने कहीं ना कहीं वॉलंटियर लेने पड़ते हैं जो आपके बिहाफ पे जाके फील्ड में काम करते हैं। लेकिन अगर समस्या कब आती है, जो आपने प्रतिगणक अपॉइंट किए हैं अगर वो नौसिखिए हैं, अगर वो व्यवहारिक नहीं है, अगर उनको कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो फिर समस्या पैदा हो सकती है। तो सूचनादाता का असहयोग समस्या पैदा करेगा नहीं। प्रतिगणक की सबसे बड़ी समस्या आएगी कि अगर प्रतिगणक पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है, अगर वो सामने वाले से प्रभावित हो रहा है, उसका आंसर पहले से डिसाइडेड है, तो फिर कहीं ना कहीं अध्ययन को कहीं ना कहीं आप प्रभावित कर सकता है। क्योंकि आप मान लीजिए मंझे हुए अनुसंधान करता है, आपको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जिसको आपने न्यूमरेटर आपके माफ कीजिएगा प्रतिगणक अपॉइंट किया है, हो सकता है कि उसकी सोच आपको क्लियर ना हो सकता है वो आपके अध्ययन से ज़्यादा प्रभावित ना हो, कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तो ये कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर सकता है। सबसे बड़ा जोखिम यही है।
कि आप खुद तो ऑब्जेक्टिविटी अपना सकते हैं, आप खुद तटस्थ हो सकते हैं, लेकिन आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, वो 10 के 10 तटस्थ होंगे, ये सबसे बड़ा जोखिम है। अवलोकन में हेलो इफेक्ट का क्या अर्थ है? उत्तरदाता का शोधकर्ता को नमस्कार करना, शोधकर्ता द्वारा किसी विशिष्ट गुण के आधार पर पूरे समूह या व्यक्ति के सामान्यीकरण करना, प्रकाश की कमी के कारण गलत अवलोकन करना, समूह की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना। ये बहुत को होता है आजकल। देखिएगा, जो मीडिया कर्मी होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं हेलो इफेक्ट से। ये हेलो इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए, ठीक है, आपका फेवरेट एक्टर है सलमान खान, शाहरुख खान या अजय देवगन, जो भी हैं, और आप एक रिपोर्टर हैं। अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं अपने ही पसंदीदा कलाकार का, तो कहीं ना कहीं आप उससे पहले से प्रभावित हैं। तो ऐसे में पूरा का पूरा अध्ययन ही क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं पूर्वग्रह से ग्रसित हो जाएगा। आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे जो आपके पसंदीदा कलाकार को अनकंफर्ट फील करा दे। स्वाभाविक सी बात है। तो इसी को कहते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो अनुसंधान करता है, शोध करता है, जब वो साक्षात्कार कर रहा होता है, जब वो आपके सामने वाले का ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है या सामने वाले से बातचीत कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके विचारों से तरह प्रभावित हो जाता है कि वो अनुसंधान के उद्देश्य को ही भूल जाता है, वो क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनुसंधान प्रभावित हो जाता है। इसी को कहते हैं हेलो इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे विकास दीपकीर्ति सर हैं दृष्टि के, वो काफी योग्य व्यक्ति हैं, योग्य टीचर हैं, मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूं। अब मान लीजिए कोई पत्रकार उनसे किसी विषय पर, हिंदी लिटरेचर पर या एथिक्स पर, ठीक है, इंटरव्यू करता है उनका, तो स्वाभाविक सी बात है वो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होगा वो जानता है कि ये काफी योग्य व्यक्ति हैं, ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएगा डर के मारे, क्योंकि उनसे ज्यादा जानकारी है सर को। तो यहाँ पे हेलो इफेक्ट पैदा हो जाता है। यही होता है अनुसंधान के दौरान भी, शोधकर्ता के सामने भी, कि अगर सामने वाला बहुत ज्यादा प्रभावित व्यक्ति है तो उससे प्रभाव में आकर हम कभी कभी अनुसंधान के उद्देश्य से ही भटक जाते हैं, ठीक है, और इसी के विचारों को सही मान लेते हैं। यहां से समस्या पैदा होती है हेलो इफेक्ट। डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली की सबसे गंभीर समस्या क्या है? ये तो आप सब जानते हैं, प्रश्नावली को डाक से भेजा जाता है। अब तो बहुत पुराना तरीका हो गया, आजकल तो गूगल फॉर्म आ गए हैं, ठीक है, ईमेल के जरिए प्रश्नावली को सेंड किया जाता है। लेकिन डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली की सबसे गंभीर समस्या क्या है? उच्च लागत, प्रतिचयन पूर्वग्रह या स्वचयन, शोधकर्ता का हस्तक्षेप, उत्तरों की शुद्धता। सबसे बड़ी समस्या है प्रश्नावली में, ये अनुसंधानकर्ता अनुसंधानकर्ता तय करता है कि मुझे प्रश्नों की सूची किसको भेजनी है। यहीं से पूर्वग्रह आ जाते हैं। मान लीजिए आप किसी शहर का अध्ययन कर रहे हैं, और शहर में हमेशा हर शहर दो भागों में बटा होता है, एक पुराना एक नया। जैसे पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, जैसे भोपाल, पुराना भोपाल, न्यू भोपाल, नया भोपाल। तो हर शहर की अपना हर शहर दो भागों में बटा होता है, ठीक है। अब ऐसे में अनुसंधानकर्ता तय करता है कि उसे प्रश्नों की सूची किस इलाके में भेजनी है। स्वाभाविक सी बात है, यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। यही सबसे बड़ा जोखिम है कि जब आप प्रतिचयन करते हैं इकाइयों का कि किस पे आपको शामिल करना है, यहीं पे अगर आपने पक्षपात कर लिया तो पूरा अनुसंधान ही एक तरफा हो जाएगा। यही सबसे बड़ी समस्या है। विलियम व्हाइट ने अपनी पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में किस विधि का उत्कृष्ट प्रयोग किया है? अब ध्यान समझिएगा, विलियम व्हाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में किस विधि का इस्तेमाल किया। अब प्रश्न के अंदर ही एक और प्रश्न छुपा हुआ है। ये तो हम सब जानते हैं, विलियम व्हाइट ने स्टडी करी थी सहभागी अवलोकन के माध्यम से। लेकिन एक महत्वपूर्ण किताब का नाम भी याद आ गया, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन है विलियम व्हाइट। आ गया प्रश्न? तो प्रश्न के अंदर ही एक और प्रश्न छुपा हुआ था। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली में प्रश्नों के क्रम के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए? प्रश्नों का क्रम किस प्रकार से होना चाहिए? क्या रैंडमली क्वेश्चन आने चाहिए, या कहीं ना कहीं जटिल क्वेश्चन पहले होने चाहिए, सामान्य क्वेश्चन बाद में होने चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न पहले होने चाहिए, सामान्य प्रश्न बाद में होने चाहिए? सही क्रम क्या माना जाता है? तो सामाजिक अनुसंधानकर्ता या सामाजिक अनुसंधान के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि प्रश्नावली में या अनुसूची में जहां पर भी प्रश्नों की अगर सूची है तो उसे हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना चाहिए। यानी पहले सिंपल क्वेश्चन रखने चाहिए विषय से संबंधित,
और धीरे धीरे विषय से जुड़े हुए जटिल प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। यह क्रम होना चाहिए प्रश्नावली में। अनुसूची का प्रयोग मुख्य रूप से किन परिस्थितियों में अनिवार्य हो जाता है? अनुसूची का प्रयोग तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य हो जाता है जब उत्तरदाता शिक्षित हो, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब उत्तरदाता भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ हो, जब उत्तरदाता अशिक्षित और गहन साक्षात्कार की आवश्यकता हो, तब महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब अशिक्षित वर्ग होता है तो प्रश्नावली का इस्तेमाल नहीं हो सकता, फिर आपको मजबूरी में उतरना पड़ता है। ठीक है, तो जब उत्तरदाता अशिक्षित होगा तो वो लिखेगा कैसे? क्योंकि प्रश्नावली के उत्तर तो लिखकर भेजने पड़ेंगे, पढ़ेगा कैसे? पढ़ा लिखा नहीं है तो ऐसे में फिर उत्तरदाता का वहां मौजूद होना जरूरी हो जाता है। प्रच्छन्न अवलोकन में नैतिक दुविधा सर्वाधिक होती है। प्रच्छन्न अवलोकन, जब भी हम बात कर रहे थे, इरविन गॉफमैन ने बात करी है, तो इरविन गॉफमैन का बड़ा महत्वपूर्ण विचार था ये अपने आप में। प्रच्छन्न अवलोकन मतलब जब आप समूह का ऑब्जर्वेशन करते हैं लेकिन समूह को बताते नहीं हैं, समूह से छुपकर उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो प्रच्छन्न अवलोकन नैतिक दुविधा सर्वाधिक होती है। ये तो सही बात है। इसमें शोधकर्ता समूह की सूचित सहमति के बिना उनकी निजी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। आप किसी ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपने ग्रुप में शामिल हो गए लेकिन बताया नहीं उन्हें, इससे कहीं ना कहीं नैतिक दुविधा पैदा हो रही है। वो ग्रुप आपको अपना मान कर चल रहा है और उसे मालूम ही नहीं है कि आप तो उसकी स्टडी करने आए हैं, तो आप में भी कहीं ना कहीं नैतिक दुविधा पैदा होगी। ठीक है, ये बात तो सही है अपने आप में। प्रश्नावली में चित्रात्मक प्रश्नों का प्रयोग किन के लिए अधिक उपयुक्त होता है? जब आपने देखते हैं कि प्रश्नों की सूची में कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जहां लिखित रूप में नहीं होते बल्कि चित्र के रूप में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आप किसको वोट देंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है बल्कि उनके चुनाव चिन्ह बने हुए हैं, तो ये क्या हो गई? चित्रात्मक प्रश्नावली हो गई। तो ये कहां पर काम आती है सबसे ज्यादा? ये सबसे ज्यादा काम आती है जब बच्चों को लेकर या निरक्षित व्यक्तियों को लेकर, जो ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आज भी भारत में देखिए, ठीक है, लिटरेसी हमारी 70% है, तो बहुत बड़ा वर्ग अभी भी ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो वोटिंग तो करता है। यही कारण है कि वोटिंग करने के दौरान हमेशा क्या होता है, वो हो सकता है कि वो नहीं पढ़ पाता है सामने वाले का नाम, उम्मीदवार का नाम उसको पढ़ना नहीं आता, उसे राजनीतिक दल का नाम पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन उसे ये फोटो मालूम होती, चित्र मालूम होता है कि हाथ का पंजा है, कि झाड़ू है, कि हाथी है, कि साइकिल है, कि कमल का फूल है। यानी इसी प्रकार से चित्रात्मक प्रश्नावली महत्वपूर्ण होती है उन लोगों के लिए जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। देखिए, और खासकर बच्चों के लिए। अवलोकन में केंद्रीय प्रवृत्ति दोष, सेंट्रल टेंडेंसी एरर, तब उत्पन्न होता है। अब ये पहले महत्वपूर्ण बात क्लियर होना चाहिए, सेंट्रल टेंडेंसी एरर होता क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति दोष होता क्या है, इसको भी क्लियर होना चाहिए। अभी हम समझेंगे इसको लेकर, पहले प्रश्न को समझिए। अवलोकन में केंद्रीय प्रवृत्ति दोष तब उत्पन्न होता है जब शोधकर्ता केवल चरम स्थिति को देखता है। शोधकर्ता मध्यम और औसत श्रेणियों को चुनने की प्रवृत्ति रखता है। शोधकर्ता समूह के केंद्र में रहता है। शोधकर्ता की दृष्टि कमजोर होती है। तो बताइए, केंद्रीय प्रवृत्ति दोष कब पैदा होता है, सेंट्रल टेंडेंसी एरर कब क्रिएट होता है? अवलोकन के दौरान। अब पहले समझिए ये केंद्रीय प्रवृत्ति दोष होता क्या है। मान लीजिए आपने लोगों से कहा कि भाई स्टार देने हैं आपको, किसी भी, जैसे होता है ना आजकल आप कुछ चीज खरीदते हैं तो रिव्यू देते हैं, तो आपने कहा कि भाई 1 से लेकर 5 तक के नंबर हैं, इस पर रैंक करनी है आपको, 1 से लेकर 5 तक रैंक करनी है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई 25 लोगों ने 1 चुना, ठीक है, 15 लोगों ने 2 चुना, 30 लोगों ने 5 चुना, फिर आपने एवरेज निकाल लिया कि सभी लोगों का एवरेज 3 है, यानी यहाँ पे सभी लोगों ने 1 से लेकर 5 के बीच में 3 नंबर दिए हैं। तो ये 3 आपने जो औसत निकाला है ये जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि इस कारण से आपने उन लोगों को अलग कर दिया जिन लोगों ने केवल 1 नंबर दिया है। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर कोई सामान खरीद रहे हैं, उसमें से कई लोगों ने उसको रैंकिंग दी हुई है, स्टार दिया हुआ है, 1 स्टार 2 स्टार, और कुछ लोगों ने दिया हुआ है 4 स्टार 5 स्टार। तो आपको हमेशा अमेजोन या फ्लिपकार्ट क्या दिखाता है, एवरेज दिखाता है, 3.5 स्टार 4.5 स्टार। देखिए कई लोगों ने जो 1 स्टार 2 स्टार दिए हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए ना, यहीं से शुरू होता है एरर। तो यही होती है समस्या, बड़ी समस्या, जब हम औसत निकालने लगते हैं। इससे जिन लोगों ने मान लीजिए 1 स्टार चुना है तो उनका तो फीडबैक कोई महत्व रखा ही नहीं, और जिन लोगों ने 5 स्टार चुना था उनका भी कोई फीडबैक महत्व रखता ही नहीं, क्योंकि आपने सबका एवरेज निकाल दिया है। ठीक है, यहीं से एरर शुरू हो जाता है। अनुसूची प्राविधि में साक्षात्कार निर्देशिका, इंटरव्यू गाइड का क्या महत्व है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है।
भाई अनुसूची में आपको क्या होता है, प्रश्नों की सूची पहले से बनी होती है, आप कोई भी ऐसा अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो प्रश्नों की सूची से बाहर हो, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंटरव्यू गाइड आपका क्या मदद करेगी, ये उत्तरों को लिखने में स्थान देगी, ये चर्चा के मुख्य बिंदुओं विषयों को एक लचीली रूपरेखा प्रदान करती है, ये उत्तरदाता के पते की सूची होती है, ये शोध के बजट का विवरण होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, आपको इंटरव्यू से बांधे रखता है, आपको विषय से बांधे रखता है। ऐसा ना हो कि भावनात्मक रूप से या कहीं ना कहीं क्रॉस क्वेश्चन करते समय या बहस करने में, डिबेट करने में ही आप मुद्दे से ही भटक गए। उसको रोकने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, आपके इंटरव्यू गाइड, और आपके अध्ययन की वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। शोध प्रपत्तियों के त्रिकोणीकरण का क्या अर्थ है, ये ट्रायंगुलेशन क्या होता है, जब हम सामाजिक अनुसंधान में 3 विधियों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं उसी को कहते हैं त्रिकोणीकरण। जैसे अनुसूची की बात हम करें तो अनुसूची में प्रश्नों की सूची भी है, ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है और साक्षात्कार भी हो रहा है। क्लियर? तो एक ही समय समस्या के अध्ययन के लिए कई विधियों को एक साथ इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है अनुसूची को, क्योंकि अनुसूची में प्रश्नों की सूची आ गई, यानी प्रश्नावली भी आ गई, आप डिस्कशन कर रहे हैं, साक्षात्कार भी हो गया, और ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं कि उत्तर देने वाला के हाव भाव कैसे हैं, उत्तर देने वाले की परिस्थिति कैसी है, तो आप ऑब्जर्वेशन भी करने लगते हैं। तो तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, यही होता है त्रिकोणीकरण। प्रश्नावली के संदर्भ में उत्तर की विश्वसनीयता की जांच हेतु प्रति जांच प्रश्न क्रॉस चेक क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, सामने वाले को ने प्रश्न का उत्तर दिया तो आपने क्रॉस क्वेश्चन दाग दिया कि ऐसा क्यों, ठीक है, हाँ तो हाँ, क्यों, ना तो क्यों। तो ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति से जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी विश्वसनीयता स्पष्ट हो जाती है। इससे आप व्यक्ति के केवल उत्तर नहीं, उस उत्तर के पीछे की मनोवृत्ति को भी समझ पाते हैं। उत्तरदाता की स्मृति को बढ़ाने के लिए, सूचनाओं की आंतरिक संगति की पुष्टि करने के लिए, प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के लिए, या उत्तरदाता को डराने के लिए। सही आंसर क्या है, सूचनाओं की आंतरिक पुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए कि सामने वाला जो उत्तर दे रहा है इसके पीछे कोई प्रूफ है, इसके पीछे कोई आधार है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। अवलोकन की सफलता के लिए पीवी यंग ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है। भाई कोई भी ऑब्जर्वेशन तभी सफल होगा, ठीक है, पीवी यंग के अनुसार, पहला, शोधकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पर, महंगे कैमरों के प्रयोग पर, समूह के सदस्यों को भुगतान करने पर, अवलोकन की लंबी अवधि पर। तो बड़ा आसान सी बात है, पीवी यंग ने 2 बातों पर फोकस किया है। पहली बात है तीक्ष्ण दृष्टि पर, यानी आपका नजरिया क्या है, पहली बात तो ये है, विजन क्या है, और दूसरा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा रहा है। अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, अगर आपको प्रशिक्षित ही नहीं है, तो फिर कितना भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कितना भी पैसा खर्च कर दिया जाए, अनुसंधान बेमतलब का रह जाएगा। जरूरी है अनुसंधानकर्ता का प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है, और उसका नजरिया स्पष्ट होना चाहिए, चीजों को देखने का नजरिया क्या है। इस बात पर 2 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है पीवी यंग ने। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न जो हमने अनुसूची, प्रश्नावली और अवलोकन से जुड़े हुए टॉपिक से किए हैं। ऐसा नहीं है कि इन 25 प्रश्नों से ही पेपर आ जाएगा, हम ऐसा कोई दावा करते भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है प्रश्न के टॉपिक को लेकर, समाजशास्त्र को लेकर एक सामान्य समझ विकसित करना। जब तक सोशियोलॉजी को लेकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक कॉमन सेंस डेवलप नहीं हो जाएगा, एक सामान्य समझ विकसित नहीं होगी विषय को लेकर, तब तक केवल 4 किताबें पढ़ लेने से या 50 वीडियो देख लेने से, 5000 MCQ सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी विषय में सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है एक सामान्य समझ का विकसित हो जाना, ठीक है, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि अनावश्यक कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। क्लियर? तो इसी के लिए ये 25 क्वेश्चन कराए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा है कि 25 क्वेश्चन कर लिए हो गया सिलेक्शन पक्का है, 100 क्वेश्चन रट्टा मार लो। रट्टा मार बन के कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता है। 50 थंबनेल बने होते हैं, लिखा होता है कि 100 क्वेश्चन मैराथन क्लास, हमारे मैराथन से पेपर आएगा, ऐसा कोई दावा नहीं है। विषय की समझ अगर आपको विकसित हो गई है, पेपर आपका नहीं रुकेगा। विषय की समझ विकसित नहीं हुई है तो आपने 5 या 10,000 क्वेश्चन MCQ लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तभी सिलेक्शन होगा जब आपने 10,000 क्वेश्चन लगाए हैं और आपको याद भी रह गए और उसी में से पेपर आ भी गया, तो बात अलग है। क्लियर? इसलिए हमेशा सामान्य समझ विकसित कीजिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है, तो हमेशा एक समस्या आती है स्टूडेंट को कि GDC की तैयारी भी कर रहे हैं, GIC की तैयारी भी कर रहे हैं, PGT की तैयारी भी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी भी कर रहे हैं,
बहुत से लोगों ने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, अब वो फिर तैयारी कर रहे हैं एपी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मध्य प्रदेश का एपी अलग है, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान के, सबके एपी अलग अलग सिलेबस पे चलते हैं। तो ऐसे कितने सारे कोर्स खरीदेंगे। इसी दुविधा को समाधान करने के लिए हमने शुरू किया है, 6 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है। ये हमारा सब्सक्रिप्शन बैच है। जैसे बचपन में आप ट्यूशन पढ़ने जाते थे मैडम के यहाँ, सर के यहाँ, तो महीने की फीस होती थी 300 रुपये, 400 रुपये, लेकिन अब फीस थोड़ी बढ़ गई है, 500 रुपये महीना। तो 500 रुपये महीना आपको खर्च करना होगा। 6 महीने का ये बैच होगा, तो 6 महीने में कितना रुपये खर्च होंगे? केवल 3000 रुपये। 6 महीने में सोशियोलॉजी का सारा सिलेबस, बेसिक से लेकर आपके एडवांस तक, सब कुछ, सारे थिंकर, कोई भी ऐसा थिंकर नहीं जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा ना हो। जैसे राजस्थान पीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं तो बीना अग्रवाल भी शामिल हैं, शर्मिला रेगे भी शामिल हैं, ठीक है, आपके एसआर आप माफ कीजिएगा एसकेबी राव साहब भी शामिल हैं, ठीक है। तो कई सारे थिंकर शामिल हो जाते हैं। एमपीपीएससी में आते हैं तो एमपीपीएससी में कई सारे थिंकर, अलग थिंकर शामिल हो जाते हैं। बहुत सी जगहों पर जॉर्ज सीमेल भी शामिल हैं, एडवर्ड सईद भी शामिल हैं। क्लियर? तो आप सारे थिंकरों को एक साथ तो पढ़ नहीं पाते हैं, आप हमेशा सिलेबस में फंसे रह जाते हैं। इसीलिए ये बैच शुरू किया जा रहा है। इस बैच की सबसे अच्छी विशेषता ये होगी, इसमें डेली 45-45 मिनट के 2 लेक्चर होंगे, ठीक है। दूसरा, फीस इसकी 500 रुपये सब्सक्रिप्शन प्लान है। आपने 1 महीने पढ़ा, आपको लगा अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो आप वहीं फीस बंद कर दीजिए, कोर्स वहीं आपका बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 का कोर्स ले लिया, आपका फीस फंस गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए। हमारे लगभग 240 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है हमारे यूट्यूब पर, तो आपको इससे आइडिया लग जाता है कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद ये प्लान लीजिएगा। इस प्लान को आप कभी भी बीच में बंद कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई हमारा काम तैयार हो चुका है, अब हमें आगे नहीं बढ़ाना है, तो आप प्लान जब चाहे बंद कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान पे शुरू हो रहा है टॉपिक। तो 6 तारीख से इस क्लास शुरू होगी। डेली शाम को 4 से 6 45-45 मिनट के 2 लेक्चर हुआ करेंगे डेली, ठीक है। तो आपको अलग अलग कोर्स लेने की आवश्यकता खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वैकेंसियाँ आ जाती हैं। कभी किसी का पेपर 8 महीने बाद है, किसी का 7 महीने बाद है, तो ऐसे आप कितने कोर्स लेंगे? बहुत से लोग जीडीसी का एग्जाम भी दे रहे थे, जीआईसी का एग्जाम भी दे रहे थे, एमपीपीएससी का एपी का एग्जाम भी दे रहे हैं। तो आप कितना कोर्स पढ़ेंगे? क्योंकि 70% सिलेबस सब जगह सेम होता है। यूजीसी नेट को हटा दीजिए बस। यूजीसी नेट थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि उसका लेवल थोड़ा अलग होता है। तो हमारा यूजीसी नेट का बैच एक अलग से बैच शुरू होगा, सेपरेट बैच, जो पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, वो भी 6 तारीख को शुरू होगा, लेकिन उसकी क्लास मॉर्निंग में हुआ करेगी। और ये सब्सक्रिप्शन वाला जो बैच है ये शुरू होगा शाम को, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक हमने पढ़ा प्रश्नावली के बारे में, अवलोकन के बारे में और अनुसूची के बारे में। कल हम करेंगे, कल संडे है लेकिन कल भी हमारी क्लास होगी। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आपके साक्षात्कार पर। तो साक्षात्कार से जुड़े हुए 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आने वाले दिनों में साक्षात्कार, ठीक है, सैंपलिंग यानी निर्देशन क्या होता है, इसको लेकर 25 क्वेश्चन, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सांख्यिकी क्या होती है, इसको लेकर 25 क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। अगर आप सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए अगर आपने 500-600 क्वेश्चन कर लिए हैं तो फिर आपके टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का भी, हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप खत्म कर दिया है हमने, तो उसे प्राइवेसी का हनन होता है, लोग एक दूसरे का नंबर निकाल के कॉल करने लगते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है हमने, जैसे टेलीग्राम पे चैनल होता है ऐसे ही व्हाट्सएप पे चैनल है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो व्हाट्सएप चैनल एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है। कोई डाउट है तो एप्लीकेशन में ही नंबर भी लिखा है, आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़ भी सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।